ओके, एरेज जो है, एरेज एक्चुअली इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स या इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद द सेम डाटा टाइप, यानी ऐसा डाटा जिनकी डाटा टाइप सेम होगी, उससे हम एरेज बना सकते हैं, एरेज हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू स्टोर द नेम्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है उन 100 स्टूडेंट का नेम सारे का सारा एक ही तरह का डाटा है या उसकी डाटा टाइप सेम है, जो कि स्ट्रिंग होगी। तो इसका मतलब है मैं इन सारे डाटा के लिए एक डाटा टाइप का एरे बना सकती हूँ, दैट विल बी ऑफ द टाइप ऑफ स्ट्रिंग। इसी तरह से अगर मैं 100 स्टूडेंट्स की सिर्फ एज स्टोर करना चाहती हूँ, तो वो सारी एज जो है वो नंबर्स की फॉर्म में होगी या इंटीजर की फॉर्म में होगी, तो मैं उस इंटीजर से भी एक एरे बना सकती हूँ। तो एरे क्रिएट करने के लिए यू हैव टू डिसाइड टू थिंग्स। सबसे पहले एरे का आप डाटा टाइप क्या रखोगे, और फिर उसके बाद एरे का आप नाम क्या रखोगे। किसी भी नॉर्मल वेरिएबल की तरह एरे के अंदर भी यही सिनेरियो होता है कि आप ये डिस्कस करते हो कि एरे की डाटा टाइप क्या है, और फिर आप ये बताते हो कि एरे का नाम क्या है। तो डाटा टाइप के लिए प्रिमिटिव टाइप का डाटा भी हो सकता है, नॉन प्रिमिटिव टाइप का डाटा भी हो सकता है, यानी एरे आप ऑब्जेक्ट्स का भी बना सकते हो, और एरे आप कैरेक्टर का, डबल का, फ्लोट का, बाइट का या इंट का, किसी भी टाइप के डाटा का आप एरे बना सकते हो। सो यहाँ पर देखें, एक छोटा सा एरे है जिस एरे का नाम हमने डिसाइड किया, एरे का नाम है डाटा, जबकि एरे की टाइप जो है वो है डबल। अब एरे को क्या चीज़ डिफरेंशिएट करेगी, वो ये चीज़ है जो डिफरेंशिएट करेगी कि एरे के साथ ना स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगी हमेशा। अगर मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमूव कर दूं तो इट मीन्स इट विल बिकम एन सिंपल वेरिएबल। ये एरे नहीं रहेगा बल्कि एक सिंपल वेरिएबल हो जाएगा। ये सिर्फ एरे डिक्लेयर हुआ है यहाँ तक, ठीक है। एरे को अगर आपने इनिशियलाइज करना है, इट मीन्स यू हैव टू यूज़ अ न्यू वेरिएबल। न्यू वेरिएबल क्या चीज़ है? न्यू वेरिएबल मेमोरी के अंदर स्पेस रिजर्व करने के लिए यूज़ होता है। जिस वक्त आपने सिंपली इतना सा लिखा है, इट मीन्स कि एरे के लिए मेमोरी में कोई भी खास स्पेस जो है अभी तक रिजर्व नहीं हुई, सिर्फ मेमोरी को एक रेफरेंस पता चला है कि एक एरे है जिसकी टाइप डबल है और जिसका टाइप डाटा है, सॉरी, जिसकी टाइप डबल है और जिसका नेम डाटा है। तो जब आप एरे को उसका साइज बताते हो, उस वक्त जाके मेमोरी रिजर्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल आई इनिशियलाइज दिस एरे। एरे को आपने ये डिक्लेयर कर दिया, दिस इज व्हाट आई डिड फॉर एन एरे डिक्लेरेशन। लेकिन अगर मैंने इसी एरे को इनिशियलाइज भी करना है, हाउ विल आई इनिशियलाइज। इस एरे को इनिशियलाइज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप एक लाइन में ही डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करो, जैसे कि आप इंटीजर वेरिएबल किसी को डिक्लेयर करते हो। आई सपोज दैट अगर मैंने इंट ए लिखा है, इट मीन्स दैट इज अ सिंपल डिक्लेरेशन। व्हाट इफ आई वांट टू इनिशियलाइज इट विद अ वैल्यू, हाउ विल आई डू दैट। ए इक्वल्स टू 10। तो ये दो सेपरेट लाइंस में आपने कर दिया। चूंकि मैं दो सेपरेट लाइंस इसको इसलिए बोल रही हूँ कि प्रोग्रामिंग में हर वो लाइन जो कि जहाँ आप एक सेमीकोलन यूज करते हो, इट मीन्स दैट इज द एंड ऑफ दैट लाइन। इंट ए सेमीकोलन एंड देन ए इक्वल्स टू 10, दैट इज सेमीकोलन, ठीक है। तो इसी तरह से एरे को भी आप देखो, ये लाइन जो है आपने सिर्फ एरे की डिक्लेरेशन के लिए यूज किया है, और नेक्स्ट लाइन में आप एरे को इनिशियलाइज कर रहे हो। एरे की इनिशियलाइजेशन के लिए इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू यूज अ न्यू रिजर्व कीवर्ड। न्यू रिजर्व कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जो कि मेमोरी को ये बताता है कि आपने थोड़ी सी स्पेस रिजर्व करनी है, एंड देन यू स्पेसिफाई अ साइज दैट इज 10। और जो साइज आपने यहाँ स्पेसिफाई किया, ये बताएगा कि मेमोरी के अंदर कितनी लोकेशंस आपने खाली छोड़नी है। तो 10 लोकेशंस खाली छोड़नी है, और हर एक लोकेशन का साइज कितना होगा? हर एक लोकेशन का साइज उतना होगा जितना उसका डेटा टाइप का साइज है। फॉर एग्जांपल, डबल है तो डबल का साइज 64 बिट्स है, तो 64 बिट्स 10 टाइम्स आपके लिए मेमोरी के अंदर रिजर्व हो जाएंगी। सो अगर आपने वही काम एक ही लाइन में करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इक्वल टू के बाद आप डायरेक्टली उसको इनिशियलाइज कर रहे हो। This double represents the data type. This square represents the array. This data represents the name of array. This new represents the reserve keyword that is used to hold some memory, some space in the memory. Similarly, this double is again the data type. और ये जो 10 है, ये 10 actually बताता है size का. What if you want to create an an array of an objects? ठीक है, object का array आप कैसे create करोगे? हो सकता है ये एरे आपको सारा कुछ एरे के कॉन्सेप्ट्स पहले से पता हो, क्योंकि एरे को आप पहले डिस्कस कर चुके हो सी में भी, आई थिंक सी प्लस प्लस में भी, और हो सकता है जावा में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हो। लेकिन ऑब्जेक्ट्स का एरे कैसे बनता है वो हमारा मेन कंसर्न होगा कि हम वो भी बना कर देखेंगे।
तो अपने आज जाकर ये देखना है कि क्या हम ऑब्जेक्ट्स के एरे बना सकते हैं या नहीं, और अगर बना सकते हैं तो कैसे होगा। सिंटैक्स उसका कोई ख़ास डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पे डबल है, डबल के बजाय आपकी क्लास का नेम आ जाएगा। डाटा के बजाय आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम लिख सकते हो, न्यू का नाम उसी तरह रहेगा। और अगेन डबल की जगह आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर साइज़ बता दोगे। और जब मैं कहती हूँ साइज़, डबल की जगह आप डाटा टाइप बता दोगे, और 10 की जगह आप साइज़ बता दोगे, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे इन जावा। एरे को आप इनिशियलाइज क्या करते हो, एरे को इनिशियलाइज करने के मल्टीपल वेज हैं। एक सिंपल वे में आप क्या करते हो, जिधर आपने उस एरे को डिक्लेयर किया वहीं पर आप उसको वैल्यूज़ दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एज टाइप का एरे डिक्लेयर किया है, जिसकी एज नेम से एक एरे डिक्लेयर किया है जिसकी डाटा टाइप इंट है, और वहीं पर मैं इसको कुछ वैल्यूज़ असाइन कर रही हूँ। फर्स्ट वैल्यू जो मैंने असाइन किया दैट इज़ 12, उसके बाद 4, देन कम्स 5, उसके बाद 2 और फिर 5। तो मैंने 5 डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं और मैंने सेम लाइन में ही असाइन कर दी हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक डिक्लेरेशन। जैसे आप वैल्यू को उधर ही उसी टाइम पे डिक्लेरेशन के साथ वैल्यू असाइन कर देते हो। आई एम राइटिंग दैट हियर इन कमेंट्स जस्ट लाइक वेरिएबल। जैसे वेरिएबल के साथ आप लिखते हो जैसे इन a इक्वल्स टू 6, तो ये आपने क्या किया, एक सिंपल ए वेरिएबल को वहीं पर इन लाइन वैल्यू असाइन कर दी है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक ऑप्शन ये है कि एरे को आप जहाँ डिक्लेयर करो वहीं पर एक वैल्यू असाइन कर दो। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। एक और ऑप्शन ये है कि आप इसमें हम न्यू वो चीज नहीं लगाते, न्यू कीवर्ड वगैरह। नहीं, न्यू कीवर्ड आप तब यूज़ करते हो जब आपको सिर्फ लेंथ बतानी हो, वैल्यू को एग्जैक्ट उस वक्त आपको पता ना हो कि हमने अभी क्या वैल्यूज़ देनी है। आप डायनामिक वैल्यूज़ देना चाह रहे हो, या फिर आप अलग से एक एक इंडेक्स को एक्सेस करके वैल्यू देना चाह रहे हो। जैसे यहाँ पर देखें, जो सेकंड ऑप्शन है या जो सेकंड सोल्यूशन है, इसमें जब मैंने न्यू कीवर्ड यूज़ किया तो न्यू कीवर्ड से मेमोरी को ये पता चल गया कि सिर्फ 5 स्पेसेस मुझे चाहिए हैं, और हर स्पेस जो है वो इंट के जितनी होनी चाहिए। इंट इज़ 32 बिट्स, तो मीन्स के 5 स्पेसेस ईच ऑफ 32 बिट्स जो है वो मेमोरी में रिजर्व हो जाएगी। और कब वो एलोकेट होगी, रिजर्व का मतलब है कि वो रिजर्व, यू नो अबाउट रिजर्व राइट। रिजर्व का मतलब है दैट इज नॉट एक्सेसिबल टू एनी अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। वो सिर्फ इसी एज के लिए रिजर्व्ड है। और वो कब यूटिलाइज़ होगी? वो उस वक़्त यूटिलाइज़ होगी जिस जिस वक़्त आप एज की बारी-बारी इंडेक्सिंग करके उसके ऊपर वैल्यू एक्सेस करो। जैसे एज ऑफ 0 या एज ऑफ 1 पे आप 4 को स्टोर कर दो, एज ऑफ 0 पे आप 12 को स्टोर कर दो, और बिल्कुल इसी तरह से एज ऑफ 2 पे आप 5 को स्टोर कर दो। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली एन एरे एलोकेट्स डायनामिक वैल्यूज़, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिसमें एरे को आप वैल्यू असाइन कर सकते हो। आप फॉर लूप के थ्रू इंडेक्सिंग कर सकते हो, आप फॉर ईच लूप के थ्रू इंडेक्सिंग कर सकते हो, या फिर आप कहीं से एक एरे क्रिएट हुआ हुआ ऑटोमेटिकली इस एज वैल्यू के अंदर स्टोर कर सकते हो। सो देयर आर 1000 ways to populate the values of an array, but we have only discussed 2 or 3 ways or maybe 4 ways. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कि आप कैसे इन एलिमेंट्स को एक्सेस करते हो। ये तो ये है कि आप इनको कैसे स्टोर कर सकते हो। हाउ विल यू एक्सेस दैट, आपने जब भी किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो ये देखें, ये एक्सेस करने के लिए एक तरीका आपको बताया, यानी आप एरे का नेम टाइप करते हो दैट इज़ एज, और फिर आप एरे की लोकेशन बताते हो कि लोकेशन मीन्स इंडेक्स, कि वो किस वैल्यू पे स्टोर्ड है। इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपने 10th वैल्यू को एक्सेस करना है यानी एरे के अंदर स्टोर 10वीं वैल्यू को, तो इट मीन्स उसका इंडेक्स 10 नहीं होगा, उसका इंडेक्स 10 में से एक माइनस करके 9 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने 100th वैल्यू को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स 100 नहीं होगा, बल्कि उसका इंडेक्स आप स्पेसिफाई करोगे 99। गॉट इट। सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एरे। अगर मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 वैल्यू स्टोर्ड है, और अगर मैं कहूँ कि मुझे 5th वैल्यू एक्सेस करनी है, तो 5th वैल्यू के लिए मैं इंडेक्स क्या स्पेसिफाई करूँगी, नॉट 5, आई विल राइट एज ऑफ 4। सो एज ऑफ 4 जब मैं लिखूँगी, आई एम गोइंग टू राइट दैट हियर एज ऑफ 4। तो एज ऑफ 4 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है इस वक्त? एज ऑफ 4 के अंदर 5 स्टोर्ड है ना, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। एज ऑफ 0 पे 12 स्टोर है, एज ऑफ 1 पे 4 है, और एज ऑफ 2 पे 5 है, एज ऑफ 3 पे 2 है, और एज ऑफ 4 पे 5 है। तो इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई एक रैंडम
इंटीजर वैल्यू लेते हो और उसके थ्रू आप उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हो। लाइक अगर आपने किसी एरे के अंदर 100 वैल्यू स्टोर करवाई हैं, तो उन 100 वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप उसकी 99th इंडेक्स को एक्सेस करोगे। सो जावा में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स आप 0 से स्टार्ट करते हो, और जावा में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने का यही तरीका होता है। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप फॉर लूप के थ्रू इंडेक्सिंग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि हम फॉर लूप के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं एरे को। तो फॉर लूप के थ्रू यहाँ पर एरे की एक्सेस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हुई हुई है। आप देखें, वही वाला एज एरे है, और उस एज एरे के अंदर कितनी डिफरेंट एजेस स्टोर हैं, 5 डिफरेंट एजेस स्टोर हुई हैं। एक एज है 12, नेक्स्ट एज है 4, देन कम्स 5, देन इट कम्स विद 8, और लास्ट वैल्यू जो स्टोर्ड है वो 9 है। अब मैंने अगर इन वैल्यूज़ को बारी बारी एक्सेस करना है, यानी मैं एज ऑफ 0, एज ऑफ 1, एज ऑफ 2 करके एक्सेस करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं इतनी लंबी स्टेटमेंट्स नहीं लिखना चाह रही। सपोज माई एरे इज ऑफ 1000 एलिमेंट्स, तो क्या मैं एज ऑफ 0 से लेके एज ऑफ 1000 तक मैं हर दफ़ा इंडेक्सिंग करती रहूँगी? दैट बिकम्स वेरी टीडियस एंड दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। अगर उसको आपने किसी और सोल्यूशन के थ्रू एक्सेस करना है, द ओनली सोल्यूशन इज़ टू यूज़ सम लूप। तो हम यूज़ करते हैं फॉर लूप, आप इसकी जगह व्हाइल, डू व्हाइल या फॉर ईच लूप, कोई भी लूप आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फॉर लूप। आप फॉर लूप यूज़ कर रहे हो, तो फॉर लूप का सिंटैक्स ये देखें, ये है आपकी फॉर लूप। फॉर लूप के लिए आपने क्या किया, आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हो i 0 से, और उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी, वो उसकी लेंथ, एज डॉट लेंथ। लेंथ एक्चुअली एक ऐसा वेरिएबल है जो ये बताता है कि एरे की टोटल लेंथ क्या है। यानी एज डॉट लेंथ मीन्स आपने एज लिख लिया एरे का नेम, और लेंथ आपने लिख लिया उसका पूरा पूरा साइज़। तो ये आई कहाँ तक इंडेक्स करता जाएगा, जब तक आप एज का लास्ट लिमिट तक नहीं पहुंच जाते, और हर दफ़ा क्या होगा, आई प्लस प्लस यानी आई के अंदर एक वैल्यू ऐड या इंक्रीमेंट होती जाएगी। सो द नेक्स्ट इज़, आप हर दफ़ा बजाय इसके आप लिखो एज ऑफ 0, एज ऑफ 1, एज ऑफ 2, आप करते जा रहे हो एज ऑफ आई। इट मीन्स जो भी आई की वैल्यू रहेगी वो इसके थ्रू, ये लूप थ्रू करता रहेगा या इंडेक्सिंग करता रहेगा। देन कम्स फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में और फॉर लूप में थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि है क्या। फॉर लूप के अंदर इट इज सेट, the main difference between for and for each loop is to set the number of iteration manually. In for loop, you have to set the number of iteration manually, while in for each loop, the iteration will be counted automatically. अब इसमें आप डिफरेंस देखें कि for each में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके अंदर हम आइटरेटिव वेरिएबल कोई नहीं यूज़ करते। जैसे फॉर लूप के अंदर ये देखें, लास्ट में ये वैल्यू होता है, वैल्यू होती है जो कि काउंट करती रहती है, आई प्लस प्लस हर दफ़ा इंक्रीमेंट करेगी कि आई की वैल्यू अभी 0 है, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू +1 होगी, नेक्स्ट टाइम फिर +1 होगी, फिर +1 होगी। तो इस तरह से करते करते क्या होता जाएगा, आप वैल्यूज़ को ऐड करते जाओगे। सो फॉर ईच लूप में ऐसा होता है कि ये वाला जो लूप ऑपरेटर है ना लास्ट में, जो कि आप काउंट के लिए यूज़ करते हो, ये लूप ऑपरेटर मिसिंग है। आप देख लें दोबारा यहाँ पर, ये फॉर ईच लूप का सिंटैक्स है। इस सारे को मैं रेड कर देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। फॉर ईच लूप हो सकता है आपने इससे पहले डिस्कस की हो या ना की हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है, और इसके अंदर आपने क्या किया है कि इंट ए एक वेरिएबल है जिसके अंदर हर दफ़ा आप एज की वैल्यू को स्टोर कर रहे हो, लाइक वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ एज इंडेक्स दैट बिकम्स ऑटोमेटिकली स्टोर्ड इन ए वेरिएबल। और इसके अंदर आपको कोई काउंट वेरिएबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पर आप हर दफ़ा आई प्लस प्लस करते हो, इसके अंदर आप आई प्लस प्लस लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू यूज़ फॉर ईच लूप in an array to access it element। यहाँ पर for each loop लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपने अगर इससे पहले नहीं पढ़ी हुई या अगर पढ़ी भी हुई है एंड यू हैव लॉस्ट इट्स कॉन्सेप्ट, तो ये देख के आपको पता चल जाए व्हाट एक्चुअली अ फॉर लूप इज़। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में फॉर लूप की बात हुई हुई है, फॉर ईच लूप की बात हुई हुई है। इट स्टार्ट्स विद द कीवर्ड फॉर, लाइक अ नॉर्मल फॉर लूप। जैसे नॉर्मल फॉर लूप के अंदर आप यूज़ करते हो फॉर वेरिएबल, तो बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर भी वही फॉर कीवर्ड यूज़ होता है। Instead of declaring and initializing a loop counter variable, you declare a variable that is the same type as the base type of array
followed by a colon which is then followed by the array name। तो ये इसका सिंटेक्स बताया जा रहा है कि जैसे आप फॉर लूप में एक काउंटर वेरिएबल आई प्लस प्लस को लिखते हैं जिसको हम इंक्रीमेंट भी बोलते हैं या डिक्रीमेंट भी बोलते हैं, तो वैसा काम जो है वो फॉर ईच में नहीं होता। फॉर ईच में क्या होता है कि आप एक और न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जो कि यहाँ पर ए है, और वो ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी डाटा टाइप भी वही होती है जो कि आपके एरे की डाटा टाइप है। लाइक इफ द एरे इज ऑफ एज, सो इफ द एरे एज इज ऑफ द टाइप ऑफ इंटीजर, तो आप जो नया वेरिएबल डिक्लेयर करोगे वो भी इंटीजर टाइप का होगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसको इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसको मैंने एज ही बोला है। तो इट मीन्स कि ये जो ए है ये हर दफ़ा एज की बारी बारी वैल्यू को एक्सेस करेगा। So again, moving towards the same slide, in the loop body, you can use the loop variable you created rather than using an indexed array element. यहाँ पर हम लूप वेरिएबल यूज़ करते हैं बजाय इसके कि हम हर दफ़ा इंडेक्स को स्टोर करें और फिर इंडेक्स को एक्सेस करें। जब आप लूप वेरिएबल यूज़ करते हो तो एक्चुअली आप लूप के पहले दूसरे तीसरे चौथे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। हम इसको एरे लिस्ट के अंदर भी यूज़ करेंगे। एरे लिस्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स के एरे से थोड़ा बहुत रिलेट करता है। जब मैंने आपको टास्क दिया है कि हाउ डू यू क्रिएट एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें आप देखिएगा एक एरे लिस्ट का कोई मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर अगर आप बात करें तो वैसे हम आइट्रेशन के अंदर हर दफ़ा इंडेक्स को स्टोर करते हैं, बट यहाँ पर डायरेक्टली हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। लाइक 1 देन 2 देन 3। 1 2 3 से मुराद ये है कि फर्स्ट टाइम आप 12 को एक्सेस करोगे, देन यू आर गोइंग टू एक्सेस 4, देन यू आर गोइंग टू एक्सेस 5। यानी इस ए के अंदर क्या वैल्यू है, दिस आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इस ए के अंदर पहली दफ़ा एज के अंदर जो स्टोर हुई हुई फर्स्ट वैल्यू होगी वो ए के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए एज के अंदर जो दूसरी वैल्यू स्टोर्ड होगी वो ए के अंदर आ जाएगी एंड द साइकिल कंटिन्यूज। इसका सिंटेक्स ये है जो हम देख चुके हैं, और फॉर लूप का सिंपल सिंटेक्स ये बताया हुआ है। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। और जो फॉर ईच का सिंटेक्स है वो ये है जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसमें आप टाइप बताते हो यानी डाटा टाइप, उसके बाद आप नया अपना कोई वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर करना होता है उसका नाम लिखते हो, और ये जो है ये एरे का नेम आप स्पेसिफाई करते हो और कॉलन के साथ ये सेपरेटेड होता है। अब सेमी कॉलन और कॉलन के दरमियान डिफरेंस देखिएगा। सेमी कॉलन ये है जिसके ऊपर डॉट देन कॉमा होता है, और जो कॉलन है इसके अंदर 2 डॉट्स होते हैं। और ये वाला जो एरे है ना फॉर ईच लूप, इसको आप हमेशा या प्रेफरेबली एरेस के साथ यूज़ करते हो। सो यहाँ पर आपकी वन डायमेंशनल एरेस ख़त्म हो जाते हैं। अब वन डायमेंशनल एरे को हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।